Good morning, everyone. Am I audible, online students? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. So in last class we discussed about the storage device. इसमें मैंने बताया था आपको what is storage device, memory hierarchy, and what is the purpose of levels of different type of memory. Yes or no? और हमने बेसिकली हर एक मेमोरी के बारे में खूब डिस्कशन किया था हम लोगों ने. और मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल तक हो चुका है. हो गया. तो उसमें हम रैम रोम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, है ना. जस्ट 1 मिनट. विंडोज visible screen. Yes, sir. सारा डिस्कस हो गया है. ओके, सो मैंने ये डिस्कस कर दिया था. कैसे मेमोरी बता दिया था मैंने. सो नेक्स्ट एडवांटेज बताया था इसका. यस, प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया था. व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी. सो बेसिकली चलो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है. तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है, सर एक बार कैश मेमोरी ओके ओके ओके, तो मैं कैश मेमोरी से स्टार्ट कर लेता हूँ. कैश मेमोरी बोलते हैं, कैसे मेमोरी, ठीक है. अभी देखो, कैसे मेमोरी मींस व्हाट. बेसिकली मैंने बताया था आपको लेवल्स ऑफ मेमोरी. पर्पस क्या था हमारा. पर्पस बच्चों ये था कि जब आप लेवल्स ऑफ मेमोरी मैंने जो दिखाया था उसके बेस पे आपको याद रहेगी चीजें. जैसे सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो सबसे नियरेस्ट मेमोरी होता है, इससे नियरेस्ट में बात करता हूँ, प्रोसेसर से, है ना. तो प्रोसेसर से जो सबसे नियरेस्ट मेमोरी होता है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स. ऑडिबल है बच्चों. ओके, सो क्या होता है बच्चों, तो आप लोग मास्क पहन लो, ठीक है. कैसे मेमोरी से भी पहले मैंने बताया था आपको जो सबसे नियरेस्ट होता है प्रोसेसर से, वो क्या है आपका रजिस्टर. दैट इज रिजर्व्ड फॉर द प्रोसेसर ओनली. यानी केवल प्रोसेसर जब भी किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो वो उस मेमोरी को यूज करता है, ठीक है. और जो रिजल्ट आएगा उसको भी स्टोर वो कहाँ करता है, उसी में से किसी एक रजिस्टर में स्टोर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं, है ना. तो ये मैंने डिस्कस किया था. और मैंने बताया था नेक्स्ट जो लेवल होता है दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी. क्यों यूज करते हैं. बेसिकली पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं था. पहले हम लोग डायरेक्टली जो है रजिस्टर्स के बाद मेन मेमोरी की बात करते थे, है ना. मेन मेमोरी दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी. क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो सबसे पहले ये यूज में आता है ना. कौन सा, रैम एंड रोम. इसीलिए इस दोनों को क्या कहते हैं हम लोग. बेसिकली आप कभी कभी देखोगे किसी सिस्टम में यदि रैम जो है मिसिंग होता है, या फिर कभी उसका जो वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, मान लीजिए जहाँ पे शॉर्ट में, तो क्या उस केस में आप देखोगे कि बिप बिप का साउंड आपको मिलेगा. ऐसा क्यों होता है. यदि वो मान लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उसके बिना भी स्टार्ट हो जाता कंप्यूटर, बट ऐसा होता है क्या, नहीं. तो इसका मतलब ये क्या, मेन मेमोरी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी सिस्टम को रन करने के लिए, है ना, एक्सिक्यूट रनेबल बनाने के लिए वो एक क्या इंपॉर्टेंट मैंडेटरी पार्ट होता है. कोई दिक्कत. ओके, सो अब देखो प्राइमरी मेमोरी क्यों करते हैं, आपको पता है जितने भी एप्लीकेशंस रन करते हैं सारे प्राइमरी मेमोरी में, मतलब रैम में रन करते हैं. आप जब सिस्टम ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहाँ लोड होता है, सेकेंडरी मेमोरी से
रैम में रूट होता है। उसके अलावा मैंने आपको रोम के बारे में बताया था कि जब स्टार्ट करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करने का काम करता है। ये सारा मैंने आपको बताया। कैसे मेमोरी मैंने बताया कि जब अब क्या है ना, हमेशा मान लो कुछ ऐसी चीजें होती है या ऐसा कोई डेटा होता है आप जिससे सीपीयू को या प्रोसेसर को रिपीटेडली चाहिए या फिर फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है। उस केस में सेम डेटा को हमेशा क्या होगा, वो कहाँ से एक्सेस करेगा बच्चों, रैम से। तो इट विल टेक टाइम, है ना, वो टाइम लेता है। और सेम डेटा के लिए वो बार बार रैम पे जाए और फिर वहां से एक्सेस करे, स्विचिंग होगा उसमें। मतलब प्रोसेसर से रैम में, फिर रैम से प्रोसेसर में, फिर प्रोसेसर, तो कितनी बार मल्टीपल टाइम स्विचिंग होगा और जितनी बार स्विच होगा उसमें कुछ ना कुछ टाइम आपका कंज्यूम होगा, है ना। उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी कि सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो ऐसा ना हो और सीपीयू को ज्यादा देर वेट ना करना पड़े। मैंने बताया था सीपीयू टाइम क्या होता है, प्रोसेसर टाइम, वेट ना करना पड़े। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक एक जो स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी होता है जो रैम जैसा ही होता है बट साइज क्या होता है उसका छोटा होता है। कहाँ यूज करते हैं उसको, रजिस्टर्स और रैम के बीच में। और वहां पे कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है, जिस डेटा की रिक्वायरमेंट प्रोसेसर को फ्रिक्वेंटली होती है ना, वैसे डेटा को हम वहां पे स्टोर करते हैं। ठीक है। और इसीलिए क्योंकि साइज में छोटा होता है कंपेयर टू रैम, तो वो फास्ट भी होता है ना, फास्ट भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए उसको हम फास्टेस्ट मेमोरी भी कहते हैं। मतलब यदि रजिस्टर को हटा दे तो वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी बचेगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट मैंने एडवांटेज बताया था, प्राइमरी मेमोरी मैंने बता दिया, उसमें रैम एंड रोम होता है। उसके भी दो टाइप होते हैं, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल क्या होता है, RAM is called volatile and ROM is called non-volatile. Why RAM is called volatile? Anyone? Because when you switch off the computer, then you will not get any data that is stored in the RAM. That's why it's called volatile. But ROM में ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो आप सेकंड टाइम सिस्टम को ऑन ही नहीं करता। मान लो आपने प्रोग्राम सेट किया बूटिंग प्रोसेस के लिए, या जो हाँ, और मान लो सिस्टम ऑफ कर दे, डिलीट हो जाता, तो क्या सेकंड टाइम बूट होता है फिर से, क्या नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता। इट मींस दैट कि वो क्या है, आपका नॉन वॉलेटाइल है। कौन सा, एंड द फुल फॉर्म इज रीड। ये दोनों आपके मेन मेमोरी के पार्ट, क्योंकि जब सिस्टम ऑन करोगे, मैंने बताया था आपको सबसे पहले यूज में ये पार्ट। हाँ, ये भी रैम बताया मैंने, ये भी बता दिया था रैम। सेकेंडरी मेमोरी अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। यस सुनो, जब आपके पास, हाँ, एक तो ये कि जब भी आपको परमानेंट स्टोरेज की जरूरत होती है तो आप क्या यूज करते हो, सेकेंडरी। सेकेंड, लार्ज स्टोरेज के केस में भी आप क्या यूज करते हो, क्लियर है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो पहली बात लार्ज स्टोरेज, मतलब ज्यादा अमाउंट का डेटा स्टोर करना आप रैम में और किसी मेमोरी में नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करते हो, हार्ड डिस्क, जहाँ पे जीबी में बात करते हैं। अप्रॉक्स आप देखोगे आजकल जो है आपके पास जो हार्ड डिस्क मिलेगा वो नहीं, पहले 500 जीबी का भी मिलता था, अब 1 टीबी नॉर्मली आपके सिस्टम में, ऐसा ना। तो 1 टीबी मतलब 1024 जीबी, 1024 जीबी, इतने जीबी डेटा। तो बेसिकली स्टोरेज तो अच्छा खासा है, आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, क्लियर है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, ये भी नॉन वॉलेटाइल कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें भी डेटा इरेज नहीं होता, क्योंकि वो परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, बट ये स्लोअर होता है। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों बात करते हैं, तो रैम, मेन मेमोरी के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, स्लोअर होता है। स्लोअर इन द सेंस, क्यों स्लोअर होता है, इसका भी रीजन वो तो एक रीजन है। दूसरा ये है कि इसमें जो कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हार्डवेयर होते हैं, है ना, मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे इसमें रीड हेड होता है, ट्रैक्स में बताऊंगा आपको जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। तो वो चीजें होती है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा कंपैरिजन टू रैम ये थोड़ा स्लो होता है। और आपको पता है सबसे ज्यादा फास्ट कौन है, प्रोसेसर। प्रोसेसर थोड़ा स्लो कौन सा होता है, रैम स्लो कौन होता है, हार्ड। तो बहुत का डिफरेंस हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो बहुत का डिफरेंस हो जाएगा। तो उसके इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम टाइम प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा बच्चों, वेट करना पड़ सकता है। और हम नहीं चाहते कि प्रोसेसर हमारा वेट करता रहे किसी भी पार्टिकुलर डेटा की।
क्यों? क्योंकि प्रोसेसर टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो? Yes, sir. ये मैंने बताया था ना क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकते हो आप में से? एनीवन? यस यू। सर कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ मल्टी काम करना, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करे, बहुत सारे प्रोसेस को वो, और यदि उसको हम बिजी कर दे किसी दूसरे काम में, तो फिर बाकी चीजें भी तो जरूरी है ना सिस्टम को रनेबल बनाने के लिए। जैसे सिस्टम के अंदर जो आपका जो सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके भी प्रोसेस को रन करना होता है। उसके अलावा बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उसके भी प्रोसेस को रन करना होता है। ये सारा मैनेजमेंट किसको करना होता है? OS को। और सारा किसके थ्रू होता है? प्रोसेसर के थ्रू। तो बेसिकली हम चाहते हैं प्रोसेसर जितना फ्री होगा, जितना कम उसको वेट करवाएंगे, उतना वो सिस्टम आपका ज्यादा फास्ट होगा। ये भी कह सकते है ना? ओके सर। अभी तो आपकी वो आइडियल नहीं है। आइडल, आइडल नॉट आइडियल। आइडल मतलब बेकार का मत बैठा, है ना, मूर्ति की तरह, है ना। चलो देखते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, दिस आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ये ऑलरेडी आप जानते हो। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट, इसीलिए हम डायरेक्टली जो है हार्ड डिस्क से सीपीयू कनेक्ट या प्रोसेसर कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि स्पीड का मिसमैच होता है, और स्पीड का मिसमैच होगा तो मे बी प्रोसेसर को जब डेटा चाहिए उस समय वो मिल ना पाए। अब मान लो एक एक मिनट तक सेकेंड भी मायने रखता है, क्योंकि स्पीड उसका उससे भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि डायरेक्टली सीपीयू से को प्रोसेस हार्ड डिस्क से कनेक्ट ना करे, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पीड का मिसमैच हो जाए। उस केस में हो सकता है प्रोसेसर को ज्यादा देर वेट करना पड़े, है ना, और प्रोसेसर का जो यूटिलाइजेशन होता है वो क्या होगा, कम हो जाए। जैसे सिंपल सी बात, आप कभी काम करवाते हो, किसी को आपने वर्कर को बुलाया, तो आप क्या चाहते हो? 100% कि वो बैठा ना रहे। अब मान लो ऐसा हो, आपने उसको बुला लिया, और मान लो कुछ ऐसी चीजें जो रिक्वायरमेंट है, मान लो वो आपके पास सामान है जिस पे वो काम करने वाला है ना, तो आप क्या करोगे? आप लेने के लिए जाओगे, वो क्या करेगा? बैठा रहेगा ना। तो ये तो इसीलिए आप लोग भी क्या करते हो कि पहले सारे सामान और देन वर्कर को बुलाते हो। ऐसा करते हो क्यों? ताकि जब वर्कर आए तो उसका हम अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन कर पाए। तो वैसे ही सेम केस हम कहाँ करते हैं, सीपीयू प्रोसेसर के केस में भी हम ऐसा करते हैं कि प्रोसेसर हमारा बैठा, ठीक है। सो बेसिकली समझ में आया। अब कुछ एग्जांपल्स आप ऑलरेडी जानते हो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज के लिए। सबसे फेमस है जो हार्ड डिस्क, आप ऑलरेडी जानते हो। सीडी ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी, है ना। सीडी, डीवीडी ऑलरेडी आप जानते हो। पेन ड्राइव हो गया आपका, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सारे क्या है आपके। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे क्या है आपके सेकेंडरी। ठीक है। सीडी और डीवीडी में क्या दिक्कत है? देखो बेसिकली सीडी, सीडी है ना, देखो बेसिकली बता, स्टोरेज पहला डिफरेंस है स्टोरेज में। जहाँ पे सीडी में हम, आप तक सीडी कैसे परचेज किया हो, देखोगे 746 MB के आसपास उसका स्टोरेज होता है। तो आप सिंपल एग्जांपल देखो, रियल एग्जांपल पे लेता हूँ। आपने कभी बचपन में मूवी के लिए कैसेट खरीदा होगा, सीडी कैसेट खरीदा होगा, कितने में 25-30 में आप एक मूवी खरीदते हो, 2 कैसेट पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलता होगा आपको। एक का कैपेसिटी होता था 766 या 756 या 746 MB के आसपास। वहीं पे डीवीडी आपने 50 रुपए में खरीदा, जहाँ 25 में आपने सीडी खरीदा था, 50 में डीवीडी खरीदा, उसमें कितने मूवी, 4 है ना। बाकी कंसेप्ट वही है, मेन स्टोरेज का डिफरेंस, ठीक है। बाकी मैंने सारा बता ही दिया आपको कि मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज होते हैं इसमें। इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी, मतलब बैकअप के लिए यूज करते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ऑलरेडी मैंने बताया। क्यों नॉन वोलेटाइल होता है? क्योंकि डेटा स्टोर करते हो तो वो स्विच ऑफ करने के बाद वो डिलीट नहीं होता है, वो रिमूव नहीं होता। नेक्स्ट, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, वही मैंने जो बताया। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। ऑब्वियसली स्टोरेज यूनिट है तो उसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, यस रन कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप बात करोगे स्टोरेज की, परमानेंट स्टोरेज की, वहां पे पॉसिबल
नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी, ये भी मैंने बताया आपको। ऑप्टिकल सर, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। देखो बताता हूँ, हार्ड डिस्क जानते हो? चलो सिंपल सी बात, आपने इसका भी देखा होगा, ये मैग्नेटिक टेप देखा है आपने, इस पे रील हुआ करता था, आपने देखा होगा। तो उस पे मैग्नेटिक वेटिंग होता है, इस पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है, कुछ सिस्टम में उसके कुछ प्रोसीजर उसके थ्रू। और जो सीडी होता है उसको ऑप्टिकल, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी, ये सारे इसको कहते हैं ऑप्टिकल कहते हैं। तो डेटा को जो स्टोर करता है वो लाइट के फॉर्म में, है ना, इसीलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट, हाँ ये क्लासिफिकेशंस मैंने बताया था आपको, इसको भी आप लिख सकते हो इससे बगल में, इट इज अ वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। फर्दर इसको डिवाइड करते हैं रैम, डी रैम में, और यहाँ भी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग रैम एंड रोम में एक डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी देखिए आ सकता है, विजिबल है सबको। It is a temporary memory of the computer. It is a permanent memory of the computer. Obviously कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? देखो मैं यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। इसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है? परमानेंटली होता है, किसमें? रोम में। बट रैम में क्या होता है? जो डेटा होता है वो टेम्पोररी होता है। It is read write memory. कौन सा? रैम आपका रीड एंड राइट, मतलब उसमें रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। The data can be written and read. It रोम क्या होता है आपका? रीड ऑनली मेमोरी, एज द नेम, उसका नाम ही है रीड ऑनली मेमोरी। मतलब हम उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते। जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो इससे जो उसमें जो प्रोग्राम होता है उसको बूटिंग प्रोसेस के लिए सिस्टम रीड करता है, हम उसको रीड नहीं करते। क्लियर है? तो बेसिकली इट इज कॉल्ड रीड ऑनली मेमोरी। हम उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, बट प्रेजेंस रखोगे वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कुछ प्रोसीजर से कर सकते हैं। हर चीज का एक्सेप्शन होता है। बट स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट था यही, स्टार्टिंग में जब बना था रोम, रीड ऑनली मेमोरी इसीलिए नाम दिया गया था, इसमें हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। बट आजकल बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जिसके हेल्प से हम लोग उसको राइट भी कर सकते हैं। थर्ड वन इज इट इज volatile memory as it temporarily stores the files as long as the computer is on the boot. Obviously ये क्या है? volatile memory है, और ये तभी तक डेटा को स्टोर करता है जब तक आपका सिस्टम रन कर रहा है या फिर स्विच ऑन है। जैसे ऑफ करोगे डेटा सारा, यहाँ पे क्या है? It is non-volatile memory as it permanently stores the files even when the power is turned on. इसलिए permanent बोलते हैं। Such as game, cartridge and BIOS, BIOS जो प्रोग्राम होता है वो सारे रैम रोम में स्टोर होते हैं। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो बूटिंग प्रोसेस जो आप कहते हैं उसके लिए जो प्रोग्राम होता है वो सारे इसी में होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी रेंज फ्रॉम 1 to 56 GB। किसका? जनरली रैम कितने, आप देखो पूछोगे सर इतना जीबी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए पावरफुल। बट हम जो सिस्टम यूज करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, उसके हिसाब से 816 GB काफी है, ठीक है। नेक्स्ट, इट स्टोरेज कैपेसिटी रेंज फ्रॉम 4 to 8 MB। 4 to 8 MB। सो MB ज्यादा है या GB ज्यादा है? GB ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंस तो लग सकता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज लार्ज इन साइज देन रोम। Obviously large in size है। It comes into two different size for use in desktop computer and laptop computer. A desktop RAM is around 5.5 inches. Obviously आप देखो desktop में थोड़ा सा साइज बड़ा होता है उसका। Yes please. स्टोरेज कैपेसिटी पर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं ये। तो रैम जब बेसिकली आप परचेज करते हो तो आपके सिस्टम में कितने GB रैम होते हैं? स्टार्टिंग में 2 GB, उससे भी पहले 1 GB थे, फिर 2 GB। आजकल और भी एप्लीकेशन हम लोग रन करते हैं, हैवी एप्लीकेशन, तो 4 GB। आजकल सिस्टम पर 8 GB भी ऑप्शन होता है आपके पास, और बहुत ज्यादा एडवांस काम करना है तो आप 60 GB यूज कर सकते हैं। बट इतने रेंज तक का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज कर पाएंगे क्या? नहीं। ये सिस्टम भी उतना पावरफुल होना चाहिए। मान लो जो बहुत कॉम्प्लेक्स लार्ज डेटा पे काम करने वाला सिस्टम है, तो क्या उसके लिए 8 GB भी कम होगा ना, 16 GB भी कम होगा, तो मैक्सिमम इतने GB तक रैम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब रोम की बात करते हैं, इसका क्या होता है साइज, बस इसको सिंपल क्या कौन सा प्रोग्राम रखता है ये? बूटिंग के लिए जो एसेंशियल चीज है वही, इसलिए ये 4 to 8 MB इसके लिए इनफ होता है,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला आपको जो रैम के डिफरेंट साइज में मिलते हैं, दो साइज में, एक होता है 5.5 और दूसरा क्या होता है बच्चों 4.5 इंच वाला क्या होता है? इसका 5.5 इंचेस और ये होता है लेंथ और ये 1 इंच। अब देखो यहाँ पे इसका हाफ, इससे स्मॉल, इसके आधे साइज का क्या होगा आपका, जो लैपटॉप में लगेगा, है ना। इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम less than an inch in length to multiple inches, है ना, मतलब लेस देन 1 इंच में इसका साइज होता है, ठीक है। इट हैज लेस कैपेसिटी देन रैम, ऑब्वियसली होगा। डेटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी रिट्रीव्ड एंड अल्टर्ड, यस। अब जब हम काम कर रहे होते हैं, मान लो मैं कोई पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, या फिर मैं मान लो किसी वर्ड फाइल पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, अब कुछ टाइप किया, मतलब राइट किया, मुझे लगा ये सेंटेंस, क्या करते हैं उसको, बेसिकली वो क्या है, आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, सिस्टम में आ गया, क्लोज करते हो, सिस्टम से चला जाता है, वो भी तो वो हो गया ना, फिर दूसरा सिस्टम ओपन करते हो, तो बेसिकली ये चीजें आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हो, पर यहाँ तो हम राइट ही नहीं कर सकते। तो क्या ऑप्शन देखो, we can only read the data stored in the ROM. It is faster than the ROM as it is high speed memory, it is slower than the ROM, है ना, RAM से slower होता है। The data stored in RAM is used by the CPU in real time to run the computer. मैंने आपको बताया था, जब आप इन मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि जब सिस्टम रन करता है आपका, ऑन करते हो, सारी चीजें वो कहाँ से लेता है, प्रोसेसर एक्सपेक्ट करता है वो सारा अवेलेबल कहाँ पे होगा, रैम में, है ना। तो इसीलिए ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट है, और इसको क्या कहते हैं, रियल टाइम में, मतलब जब भी प्रोसेसर को कुछ डेटा चाहिए होता है, वो कहाँ से एक्सपेक्ट करता है, रैम से एक्सपेक्ट। बट उसके लिए हम अलग से, और भी हम चाहते हैं फास्ट हो, तो फिर कैसे मेमोरी भी यूज करते हैं, तो उसी में से कुछ डेटा को रैम से उठा के कहाँ रख देते हैं, तो रैम में भी एक्चुअली में होता है एक कॉपी उसका वहां रख, तो हो सकता है जब रैम और सीपीयू को चाहिए वो डेटा, और फ्रिक्वेंटली चाहिए, तो वो डेटा उसको वहीं से मिल जाए, है ना। नेक्स्ट, द डेटा स्टोर्ड इन रोम इज यूज्ड बाय द सीपीयू ओनली व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो बेसिकली आपको इसका याद नहीं रखना है, आपको सिंपल कुछ चीजें हैं, जैसे फर्स्ट क्या याद रखना है आपको, फुल फॉर्म, एग्जाम में आए तो फुल फॉर्म क्या होगा, का क्या होगा, क्लियर है। सेकंड क्या याद रखोगे, फर्स्ट तो डिफरेंस हो गया, सेकंड इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, देखो इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, इट इज रीड ऑनली। थर्ड क्या याद रखोगे, इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट साइज कर सकते हो उसका, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये सब पॉइंट्स आपको ऐसे भी याद होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत। अब हम कुछ टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके टाइप के बारे में, रैम के। तो फर्दर रैम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एसरैम और दूसरा क्या होता है, एसरैम को स्टैटिक रैम, डी डायनेमिक। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, SRAM has lower access time, so it is faster compared to the DRAM. इसका lower access time होता है ना, क्योंकि इसमें जो हम यूज करते हैं जनरल फ्लिप फ्लॉप्स यूज करते हैं, जो कि फास्टर होता है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर टू इसका एक्सेस टाइम क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, बट फिर भी कुछ फायदे हैं। देखो, SRAM is costlier than the DRAM, फास्टर है तो महंगा होगा, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा कम होता है। SRAM requires constant power supply, इसीलिए कॉस्टली क्यों था ये भी समझो। यहाँ कॉस्टली केवल ये नहीं प्राइस हमने परचेस कर लिया और बस यूज कर लिया, कॉस्टली मतलब नहीं, मेंटेनेंस भी देखा जाता है ना। क्या चलो देखो यहाँ, SRAM requires constant power supply, which means the type of memory consumes more power। मतलब SRAM को ये भी तो टेम्पोररी स्टोरेज करता है ना, बट SRAM के लिए आपको उसको कांस्टेंट पावर सप्लाई देना होगा, जैसे कुछ डेटा टेम्पोररी आप देते हो, अब कंटिन्यूअस उसके पास पावर सप्लाई होगा तभी तक वो डेटा स्टोर करेगा, जैसे पावर सप्लाई बंद हुआ वो डेटा को रिलीज कर देगा, वही जो मैंने बताया था वॉलेटाइल इफेक्ट। बट यहाँ भी ऐसा है, ये भी वॉलेटाइल ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो,
DRAM ऑफर्स रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, उसके रिस्पेक्ट में कम चाहिए, मतलब एक बार चार्ज किया स्टोर है, फिर कुछ देर के बाद चाहिए, कंटिन्यूस उसको नहीं चाहिए, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसको क्या चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, वो चार्ज स्टोर करके रखता है, चार्ज हो गया। अब फैन में भी यूज करते हो, क्यों यूज करते हो फैन में, ये बताओ, कैपेसिटर। अब मान लो ऐसा हो कि आप कैपेसिटर यूज नहीं करोगे तो फैन क्या होगा, जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन होंगे तो खराब हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर यूज करते हैं वहां पे, जो चार्ज स्टोर के रखता है, मान लो कम भी आया या ज्यादा भी, उसके बेस में वो मैनेज, तो कांस्टेंट स्पीड में आपका फैन है ना। तो कैपेसिटर का यही कंसेप्ट है यहाँ पे, ये चूंकि कैपेसिटर इसके जो बनते हैं, किससे बनते हैं, कैपेसिटर से बनते हैं, इसीलिए डायनेमिक रैम भी हो गया, और इसके लिए पावर सप्लाई कंटिन्यूस नहीं चाहिए, ये कॉस्टली भी नहीं होता है, ये कॉस्टली होता है और ये ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल, हाँ कुछ इसके भी लिमिटेशंस हैं। अब चूंकि ये स्टैटिक रैम है, और दूसरी बात ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए क्या है, इसके कैपेसिटी बहुत कम है। अब यदि हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो फिर इंटरनल स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ेगा, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम जहाँ पे हमें सिंपल स्पीड से मतलब होता है, कैपेसिटी से मतलब नहीं होता है, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। बट आपको स्पीड, अब इतना भी तो डिफरेंस नहीं होगा ना, कुछ डिफरेंस होता है, तो जहाँ पे स्पीड थोड़ा चल सकता है, लेकिन आपको तो स्टोरेज भी चाहिए, वहां पे आप क्या यूज करते हैं, ठीक है। SRAM has low packaging density, DRAM has high packaging density, ठीक है। अब ये क्या डेंसिटी, डेटा स्टोरेज से रिलेटेड होता है, ठीक है। डेटा, अब जैसे देखो साइज छोटा होता है, ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, ऐसे कैसे, मतलब कम जगह पे ये डेटा ज्यादा स्टोर कर सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, साइज भी इसका बड़ा होता है, इसके पास स्पेसियस होता है थोड़ा सा, कह सकते हैं इस मामले में। तो इसका क्या है, हाई पैकेजिंग डेंसिटी, मतलब सॉरी इसका लो हो गया, मतलब स्पेस कम होने के कारण हुआ, और इसका ज्यादा स्पेस है तो ये ज्यादा डेटा रखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाई पैकेजिंग डेंसिटी, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो डिफरेंस मैंने बताया। हाँ, LPDDR DDR और सब उसका टाइप है, डबल डेटा, ये सब चीज देखो ऐसे होता है ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है ना, डिफरेंट सिस्टम के लिए डिजाइन करती है, तो वो फिर उसके हिसाब से रैम का अलग अलग कैटेगराइजेशन करते हैं, पर यहाँ पे बेसिकली जो हम ओवरऑल बात करते हैं यही आप कर रहे हैं। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होता है सिस्टम में भी, तो ये नहीं कि आप कोई भी रैम किसी में लगा दो, ऐसा नहीं, वो रैम भी सिस्टम के हिसाब से, प्रोसेसर के हिसाब से, उसके क्या कहते हैं, मदरबोर्ड के हिसाब से उसमें। रीड ऑनली मेमोरी मैंने बताया आपको ऑलरेडी, आप इसके में बहुत कुछ जान चुके हो। हम इसके दूसरा टाइप पे आते हैं। पहला क्या है आपका, मतलब अब देखो मास्क मतलब एमरोम मतलब क्या है, इसको पढ़ो क्या है, एमरोम स्टैंड्स फॉर मास्क रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ मेमोरी चिप दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इट्स कंटेंट, मतलब जब मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी समय इसमें कंटेंट डाल दिया जाता है, आप उसमें बाद में अल्टर नहीं कर सकते हो, क्लियर है। चलिए इसको क्या बोलते हैं, और स्टार्टिंग में जो सबसे पहला रोम था आपका यही था, सबसे पहला रोम आपका यही था, क्लियर है। These are inexpensive and are the very first ROM which were hardwired device. Hardwired मतलब कि जो फिजिकली कह सकते हो, जिसमें कि थोड़ा सा ज्यादा हार्डवेयर पार्ट ज्यादा था, कुछ इस तरह से, ठीक है। That contains a pre-programmed set of डेटा और इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी इसमें डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वो पहले से प्री प्रोग्राम, कब जब उसको मैन्युफैक्चर किया था एट दैट टाइम उसमें वो चीजें डाल दी जाती है, फिट कर दिया जाता है, ठीक है, प्रोग्राम किया, बाद में हम इसको अल्टर नहीं कर सकते। देन कम, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया, इंप्रूवमेंट क्या किया गया देखो, नेम इज कॉल्ड पीरम, इसके बाद हम क्या कहते हैं, पीरोम, सॉरी पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल मतलब इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जो प्रोग्रामिंग होता था वो कब, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, बट बाद में भी हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, बट क्या हम सिंपली कर सकते हैं, नहीं, इसके लिए कुछ प्रोसेसर होता है, देखिए। PROM stands for programmable read only memory. PROM is manufactured as a blank memory, मतलब उसको पहले ब्लैंक बना दिया जाता है, बना लिया गया, देन बाद में उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको क्या किया जाता है, प्रोग्राम अलग से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग टाइम में उसको बाद में, लेकिन हाँ अभी भी एक ही बात,
अभी भी हम एक ही बार प्रोग्राम लेकिन बाद में कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल ROM। मतलब अब मान लो पहले क्या था ना, प्रोग्रामिंग कर दिया तो अब सब में सेम ही चीजें होंगी ना मैन्युफैक्चर टाइम में। अब कुछ भी सिस्टम में थोड़ा सा कुछ नया चाहते हो तो क्या वो कर पाओगे? बाद में नहीं। तो मान लो आप उसने ब्लैंक बना लिया, अब मान लो इसके सिस्टम में कुछ फंक्शन ज्यादा है, उसके प्रोग्रामिंग ज्यादा करना होगा तो उस बेसिस पे उसको कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको प्रोग्रामेबल ROM का है। तो यूजर बाय दिस एग्जांपल क्या होगा? ऑलरेडी पीड़ा एग्जांपल है। सर एग्जांपल जैसे आप बोले ना कि पेस्ट ब्लैंक मिलता है, हाँ। फिर उसमें हम लोग डालते हैं तो परमानेंटली डिसाइड हो जाता है, तो कोई ये एग्जांपल है? एग्जांपल देखिए, ROM का ही टाइप है ये। सर सीडी हो सकता है क्या? तो कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं उसको। सीडी में ही देखिए, अब देखिए एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं कि सीडी में भी जो है इस तरह का फीचर्स आता है प्रोग्रामेबल। आप ब्लैंक खरीदते हो, उसमें जब आजकल लगाओगे तो दो ऑप्शन मांगेंगे आपसे कि क्या आपको बर्न करना चाहते हो या उसको यूएसबी की तरह यूज करना चाहते हो। यूएसबी करोगे तो बाकी आप कभी भी फ्लैश ड्राइव की तरह आप कभी भी रिलेट कर सकते हो। बर्न कर दोगे तो क्या होगा, केवल एक बार जो डेटा आप डालोगे वही डेटा हमेशा क्या होगा उसमें रहेगा। सीडी में आपने देखा होगा। तो क्या से, लेकिन बात वो चीजें, वो सीडी अलग पार्ट, ठीक है। एग्जांपल के लिए देख सकते हाँ, एग्जाम्पल समझने के लिए कह सकते हैं इस तरह से कि एक ही बार उसमें जो प्रोग्राम करना है कर सकते हैं, लेकिन हाँ बाद में कर सकते हैं। खाली आया आप अपने हिसाब से उसमें जो डेटा डालना है उसमें बंद कर दो। समझ आए? ये ऑलरेडी सब एग्जाम्पल से। इरेजेबल, नेक्स्ट क्या है बच्चों? इरेजेबल। The user buys a blank memory and enters the desired content using a PROM। अब मान लो मैन्युफैक्चरर है, बना दिया। अब मान लो डेल कंपनी है ना, और बहुत सारी कंपनी है, HP है, सारी कंपनी परचेज कर ली। अब सब अपने अकॉर्डिंग अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वो उसमें, ठीक है। Then और भी इम्प्रूवमेंट हुआ, that is called इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। अब थोड़ा सा देखो, प्रोग्रामिंग तो कर सकते हैं लेकिन एक ऐड क्या हुआ, इरेजेबल। मतलब हम चाहे तो जो प्रोग्रामिंग हमने किया है उसको हम फिर से अल्टर भी कर सकते हैं, मतलब इरेज करके हम नया प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। EPROM, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। It is a non-volatile memory, that is, it can retain data even if the power supplies। ये ऑलरेडी आप जानते हो, ROM है तो ये सारे फीचर्स में ऑलरेडी होंगे। But the basic limitation being encountered in the PROM is that once it is programmed, it cannot be changed। सबसे लिमिटेशन क्या था, हम प्रोग्रामिंग तो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन एक बार कर दिया तो बाद में फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। That was the basic limitation of it. This limitation has been overcome by the EPROM। EPROM can be erased by exposing its ultraviolet light। यदि उस पे अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे तो उसका डेटा क्या हो सकता है, वो इरेज हो जाता है। बट ऐसे नहीं, उससे कुछ टेक्निक होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के बेस पे हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। After exposing, the chip returns to its initial state and can be programmed। और जब अल्ट्रावायलेट रे के कारण वो क्या होता है, फिर इनिशियल स्टेट में आ जाएगा एंड देन हम उसको फिर से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम। इसलिए इसका नाम देखो ना, कभी भी भूल जाओ तो नाम याद है, उससे पता कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली। बट कैसे इरेज करेंगे, इसके लिए हमें अल्ट्रावायलेट, ठीक है, की हेल्प से कर सकते हैं। अब करेंगे तो जैसे तो वो फिर से वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा और फिर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उसको फिर से डीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, ये क्या है, EEPROM। अभी देखो इसमें एक टर्म और ऐड हो गया, यहाँ तक सेम है, मतलब इरेजेबल है, इरेज मतलब पहले से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब देखो क्या समझो, यहाँ पे सबसे पहले रीड ओनली मेमोरी होगा, ब्लैंक निकलेगा, प्रोग्राम किया गया फर्स्ट टाइम, फिर बाद में उसको हम इरेज करके फिर से डीप्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्या नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकली, मतलब यहाँ जो इरेज हम करते हैं वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। EEPROM is short term of electrically erasable programmable ROM। It is similar to EPROM and thus developed to overcome the drawback of EPROM। तो मेन लिमिटेशन बताया आपको कि वहां पर लाइट क्या था, उससे कर सकते थे, वो लिमिटेशंस थे। It is erased and programmed electrically। यहाँ पे हम इरेज करते हैं डेटा को, वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकली करते हैं। It uses electrical signal instead of ultraviolet।
यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हेल्प से क्या करते हैं, उसको इरेज करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। द इरेजिंग एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ डेटा टेक 4 to 10 मिलीसेकंड, और ये फास्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। एनी बाइट कैन बी इरेज्ड, हाँ फैसिलिटी ये भी है, वहां पे इरेज होता है सारा का सारा डेटा होगा, और यहाँ पे हम किसी पार्टिकुलर बाइट पे, किसी पार्टिकुलर डेटा को भी क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज द बेनिफिट। The chip can be erased and reprogrammed for around 10,000 times. आप कभी इसी कैसेट पे आपने देखा होगा डीवीडी, कुछ ऐसे डीवीडी कैसेट होते हैं जो एक फर्स्ट टाइम के लिए उसको आप दोबारा नहीं कर सकते, बट कुछ जो डीवीडी आप देखते हो जो सर ये स्टूडियो वाले यूज करते हैं, यूज किया काम हो गया, एडिट किया फिर से रीयूज किया, ऐसा भी कैसेट आता है, डीवीडी कैसेट आता है, तो कुछ वैसा ही है आपका। कौन होता है ये EEPROM। नेक्स्ट इज कॉल्ड फ्लैश रीड ओनली। फ्लैश मतलब it is universal flash programming non-volatile utility used in the computer as a storage medium. It can be electrically erased and reprogrammed in this memory blocks of data. इतना bytes can be erased। हाँ यहाँ पे देखिए एक बार हम कितने बाइट डिलीट कर सकते हैं, क्लियर है, एंड रिटन एट अ पार्टिकुलर टाइम, और हम इतने डेटा को राइट भी कर सकते हैं एट ए पार्टिकुलर टाइम। मतलब तो थोड़ा सा पहले के रिस्पेक्ट में ये और भी अच्छा है कि हम इतने डेटा को एक साथ डिलीट कर सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ रोम। तो याद रहेगा फर्स्ट एमरोम, फिर पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम एंड द। चलो मैं पूछ लेता हूँ अभी, आप बता दो। यस, व्हाट इज योर नेम? स्टैंड अप, टेल मी व्हाट इज एमरोम? यस, यस, yes, In that pre-programmed data are stored. Then when it is stored at this time, manufacturing time or after the manufacturing we can say. So this is the first row that is used. Sit down, sit down, sit down. Yes, you. Yes, stand up. What is the meaning of PROM? Why it is known as PROM? ये भी तो ROM ही है, पर इसको PROM क्यों कहते हैं? Why? क्लास में बैठे हो, सुनते नहीं हो क्या बोल रहा हूँ? केवल क्लास में जब होता है ना, चलो why it is called कर सकते हैं, तब कर सकते हैं, ये तो कुछ हुआ नहीं। नहीं सुनोगे ना ये सब चीजें, जैसा नहीं होता। Why it is called PROM? क्या हम एट द सेम टाइम जब मैन्युफैक्चर किया था उसी समय इस पे डेटा हम प्रोग्राम कर देते हैं या उसके बाद करते हैं, ये बता दो। इसमें कंटेंट हमें रखना होता है, जो उस कंटेंट को हम एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही करते हैं या फिर बाद में फिर कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। इसीलिए तो इसको कहते हैं PROM। एक मैन्युफैक्चर के लिए ब्लैंक मेमोरी होता आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से थोड़ा, ठीक है, इसीलिए इसको PROM। यस यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EPROM? Erasable, programmable, read-only memory. Okay,
in which we can erase or program the data which is stored in room Okay, so how we can erase the data? through ultraviolet rays. So basically we can program, Multiple. okay, as per our requirement after the manufacturing, but only one time. But you can also erase the data by using ultraviolet rays. So that's why it is called EPROM, erasable, programmable, और erase हो गया तो फिर से आप उसको program कर सकते हो, ठीक है? That's why it is called EPROM. So now tell me, anyway, sit down everyone. Yes, sir. What is the meaning of EEPROM? So electrical erasable programmable route. Yes, why it is called electrical visible? Because इसको electrically मतलब erase किया जा सकता है, program किया जाता है. Electrical signal क्या है? So that's why it is called electrically erasable. इससे पहले जो erasable था वो क्या था? Ultraviolet. One more advantage कि हम इसमें कोई भी किसी भी बाइट को erase कर सकते हैं, है ना? क्लियर है? तो बेसिकली ये आपके टाइप्स ऑफ डिवीजन करके आओगे, है ना? और ये आपका मेमोरी का जो टॉपिक, इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे ये समझ लो. जैसे पहला क्वेश्चन एक हो सकता है, व्हाट इज कंप्यूटर? नोट डाउन कर लो. मैंने क्या बोला आपको? What is computer? And what are the types of memory? ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? Type of memory, computer नहीं, type of memory. What is storage device? ऐसे कह सकते हो या memory कह सकते हो. सर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोले हैं, फिर से बोलिए. What is storage device or memory? What is storage device or memory? ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, टाइप ऑफ मेमोरी. टाइप ऑफ मेमोरी. थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है. कभी कभी डिफरेंस भी आता है कि किसी दो के बीच में डिफरेंस, जैसे रैम रोम में डिफरेंस, difference between RAM and ROM, है ना? Difference between RAM and ROM. Clear? Next, what is ROM and type of ROM? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना? मैंने पहले बताया रैम का बताया था ना, टाइप ऑफ मेमोरी भी बताया. तो उसे रैम का टाइप हो सकता है, रोम का टाइप हो सकता है. ये सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes. ओके, सो अटेंडेंस आप लोग बोल देंगे. एक फर्स्ट रोल नंबर का क्या नाम है? प्रीतेश आनंद. नहीं आ जाए. ओके, सो रोल नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग रिपीट नहीं करोगे, है ना? कोई इशू? अब ये नहीं कि सर रोल नंबर 5 ऐसा रिपीट नहीं करोगे.